ये देखिए, ये कॉपी है हाई स्कूल के विद्यार्थी की। हाई स्कूल कक्षा 10, जिसमें आप जानते हैं कि 20 मार्क्स जो है वो OMR का होता है, OMR से मिलता है। और 60 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स जो है वो आपके आंसर शीट में होगा। ठीक है, आंसर शीट में मिलता है। ये जो है इन दोनों से संबंधित, जैसे OMR शीट में इस बालिका, इस जो है बच्चे को 40 मार्क्स मिले हैं, 40 आउट ऑफ 20, और 45 आउट ऑफ 50, नहीं ये 100, यस ये तो ठीक है, तो ये होगा आपका 50। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, यानी 45 और ये हो गया 50, तो 20 में ये 14 मार्क्स केवल OMR में हो गए। देखिए 6 मार्क्स इसमें से चले गए और यहाँ केवल 5 मार्क्स चले गए, यानी 6 और 5, यानी 70 में ये मार्क्स हैं 59। ये मार्क्स मायने रखते हैं। यदि हमारा ये OMR शीट बिल्कुल पूरा सही रहता तो शायद ये जो है 20 आउट ऑफ 20 हो जाता, तो इधर 5 मार्क्स जा सकते हैं। देखिए रिटेन में मार्क्स कम हो वो कुछ चलता है, लेकिन OMR में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, यानी ये सॉलिड मार्क्स होते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी ही चाहिए। तो आइए मैं इस कॉपी को दिखाने का प्रयास करूंगा, पूरी कॉपी जो लिखी हुई है, जो अच्छी है, जिस पर मार्क्स पूरा देने का मैंने प्रयास भी किया है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस पर एक नंबर मिला हुआ है। ये जो है हालांकि इतना लंबा, ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आप जानते हैं कि वो जो है पैसेज से रिलेटेड होता है, उसको जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें एक नंबर मिले, क्योंकि ये इतना लंबा आंसर नहीं लिखना था। ये किया क्या है विद्यार्थी ने कि वो पूरा का पूरा जो है पेपर में से लाइन को उठाया और कॉपी में लिखने का प्रयास किया। गलती ये हुई कि जब बच्चे जो है पेपर हल कर रहे होते हैं तो पेपर को ध्यान से पढ़ते नहीं है। उसमें सारे आंसर सॉलिड आंसर हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है यदि आप पेपर को पढ़ रहे हैं। जैसे अनसीन पैसेज के बारे में मैंने बार बताया है कि अनसीन पैसेज जब भी आप हल कर रहे हैं तो ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि अनसीन पैसेज को पढ़ते समय ये ध्यान में रखिए कि पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है, उसके बाद फिर पढ़िए। कम से कम 3 बार तो आपको पैसेज पढ़ना ही चाहिए। और दूसरी बार यदि आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरह से पढ़िए कि उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है उससे रिलेटेड बात क्या है, तो सॉलिड लिखेंगे। ये कुछ बच्चों के मन में गलत फहमी भर जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो हमें अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, जो ठीक नहीं है। तो इसको सुधारने की जरूरत है। अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, इसलिए इसको सुधारने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इसमें मैंने 2 नंबर दिया है, ये है आपका, यहाँ जो है ये बिल्कुल सही था। इसमें जो है पूरा का पूरा मार्क्स दिया गया है। ये है नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, ये है पैसिव वॉइस से, और ये भी है ये टेंस चेंज करना था। यस, टेंस चेंज करना था, ये भी सही है। इसका मतलब पूरा मार्क मिला है। तो ये इस तरह से, और इंडिकेशन भी सही जा रहा है। हालांकि ये इंडिकेशन थोड़ा बीच में रहे और थोड़ा और जो है इन सेंटेंसेस को लिखते समय बीच में जगह देकर इंडिकेशन किया जाए, थोड़ी इंप्रूवमेंट कर दी जाएगी तो ये 100% की भी कॉपी बन सकती है। यानी 100% मीन्स 70 आउट ऑफ 70, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए आंसर यहाँ भी लिखने का प्रयास ठीक किया गया है। लेंचो हेल्प्ड फ्रॉम, अब ये लेंचो हेल्प, ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस इन लेंचो वांटेड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो ईश्वर से मदद चाहता था। तो ये अब लाइन क्या है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और पहली लाइन ही मिस जा रही है। लेंचो हेल्प फ्रॉम गॉड, ये इसका क्या अर्थ निकलेगा, मीनिंग क्या निकलेगी?
तो ये थोड़ा मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना रहे हैं आप तो निश्चित ही है कि आपको पूरा मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर विवश होता है। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये भी है, अकॉर्डिंग टू मंडेला टू ओब्लाइजेशंस टू ऑल ह्यूमन टू लिव इन कंट्री। अब देखिए ये आंसर क्या है, ये आंसर मिसलीड हो गया। मिसलीड का मतलब होता है कि इसमें जो है लिखना, सेंटेंस जो लिखना था वो सेंटेंस ही, अब अर्थ निकालेंगे तो इसका कोई सही अर्थ निकल नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर ये समझ जाते हैं कि बच्चे ने जो है बच्चे को ये पूरी तरह से अच्छे से लिखने नहीं आता। तो कैसे आप फुल मार्क्स मिलेंगे? कंप्लीट और फुल मार्क्स लेने के लिए आपको कंप्लीट और सॉलिड चीज लिखनी होगी, जो जिस पर न, अब जैसे डस्ट ऑफ स्नो, ये क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखा गया। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a simple and shorter poem with a deeper and longer meaning. One day, poet was very sad and it's time snow falling. Poet was a sit down. अब देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस अब मिसलीड होने लगा। तो ये यदि आप ध्यान दें, हालांकि मैंने इसमें कंप्लीट जो है नंबर दे दिया बच्चे के प्रयास को देखकर, चूंकि ऊपर की पहली लाइन 2 लाइन जो है अच्छी सही जा रही थी, सेंटेंस जा रहा था, तो ये कुछ न कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल गया जिसकी वजह से पूरा का पूरा नंबर मिल गया है। और ऐसा यदि आप भी करेंगे तो आपको मिलेगा। और ये ध्यान देना पड़ेगा, यानी यदि आप एग्जामिनर को ये समझ रहे हैं कि वो किसी भी चीज को नोटिस नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये बात आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे ये है क्वेश्चन का आंसर 8 नंबर पर है, ये 3 नंबर इसमें मिला है। ये भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको 4 नंबर मिला है इस पे। फिर यहाँ जो है ये देखिए, ये आपका जो है एप्लीकेशन का जो तरीका है वो सही है। थोड़ा सा यहाँ लिखना था वायरल फीवर के लिए, तो यहाँ लिखना चाहिए था कि वायरल फीवर है और अवकाश के लिए यानी छुट्टी लेने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ लिखना था एन एप्लीकेशन टू लीव, एन एप्लीकेशन टू ग्रांट लीव फॉर वायरल फीवर, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, ये अपना लिख दिया गया। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, ठीक है, वायरल फीवर, केवल वायरल फीवर नहीं होना चाहिए, एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर वायरल फीवर। सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव, अब ये 2 बार है मिस हो गया, हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, फीवर नहीं, अब यहाँ पर वायरल फीवर की बात हो रही है, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए कि सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, ठीक है। सिंस लास्ट नाइट माय डॉक्टर हैज एडवाइज्ड की स्पेलिंग गलत है, एडवाइज्ड मी दैट 1 वीक बेड, एडवाइज्ड मी टू टेक। अब यहाँ दैट का कोई वो सेंस नहीं निकलता, या दैट का कोई यूज नहीं है, यहाँ लगा दिया गया है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, और आई पहले लिखा जाता है, आई कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक, थैंकिंग यू। अब देखिए यहाँ योर शो होना चाहिए, तो यहाँ योर लिखा गया है, ओबीडियंटली XYZ। तो ये जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये ब्लंडर है, इनको इम्प्रूव करना ही चाहिए। और ये इनको इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स देने में एग्जामिनर बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। माई टाउन और सिटी के ऊपर टाइटल लिखनी है, सॉरी आर्टिकल लिखनी है, तो आर्टिकल लिखते समय भी सावधानी। अब उस टाउन का नाम है, इसको थोड़ा और अच्छे से इम्प्रेस करने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन होगा तो मार्क्स अच्छे होंगे निश्चित तौर पर। जैसे ये हेडिंग वगैरह दिया है, ऑक्यूपेशन पीपल, यानी वहाँ के लोगों का व्यवसाय, ये ऑलरेडी पेपर में था। ये जो हिंट्स आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी पेपर में था, इसको लिखते समय सावधानी बरतनी थी। इन दिस टाउन देयर फॉर, अब देखिए यहाँ भी सेंटेंस ये थोड़ा भी मिस हो रहा है, या वो अपने ऑर्डर से, सीक्वेंस से यदि गड़बड़ होगा तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। ये आपके नंबर्स को
जो है कम कर देता है। इसलिए सेंटेंस बनाते समय सावधानी रखिए, जो भी सेंटेंस बन रहा है उसका एक सकारात्मक और सही सार्थक अर्थ जरूर निकले। यदि ऐसा होगा तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये रहा आपका कि कैसे आप किन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए, इंडिकेशंस ध्यान दीजिए, ग्रामर के जो है रूल्स को ध्यान दीजिए, सेंटेंस बनाते समय उनके सीक्वेंस ध्यान दीजिए, तो निश्चित है कि आप बेहतर मार्क्स पाएंगे। ये जो 59 की कॉपी है, ये 65 प्लस जो है 65 आउट ऑफ 70 होनी चाहिए और होगी। जैसा कि मैंने बताया, उन छोटी छोटी चीजों को एक सावधानी पूर्वक हल किया गया, ध्यान देकर हल किया गया अपना क्वेश्चन पेपर, तो 65 आउट ऑफ 70 से कोई रोक नहीं सकता ये कॉपी। इस तरह से मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि ये सारे एक्सपीरियंस आप काम आएंगे। चलिए फिर आप इन छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान देते हुए अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में तत्परता से लग जाइए और बेहतर करिए। आप सभी को अग्रिम